नमस्कार साथियों, बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र के पेपर सेकंड के इस यूनिट 2 में हम कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्री चिंतन के बारे में पढ़ रहे थे। इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। साथियों, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग तथा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इनका सबसे चर्चित और विवादास्पद सिद्धांत रहा है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के साथ ही पूरा वैश्विक बौद्धिक जगत मार्क्स समर्थक तथा मार्क्स विरोधी के रूप में विभाजित हो गया था। मार्क्स औद्योगिक क्रांति के बाद के विचारक है। औद्योगिक क्रांति के समय प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, जिन्होंने लेसेस फेयर अहस्तक्षेप की नीति दी, जो कि काफ़ी लोकप्रिय थी। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा है कि किसी देश के विकसित अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है कि राज्य व्यापार तथा व्यवसाय में हस्तक्षेप न करे। बाजार या मांग पूर्ति का सिद्धांत अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से निर्देशित करता है, जिससे समाज में समृद्धि या खुशहाली आती है। मार्क्स के बौद्धिक उन्नयन का काल मध्य 19वीं शताब्दी है। इस काल तक एडम स्मिथ के विचार अच्छे खासे दिनों तक समाज में प्रभावशाली रहे तथा मार्क्स ने पाया कि पूरे समाज में खुशहाली या समृद्धि न फैलकर कुछ अल्पसंख्यक लोगों तक ही औद्योगिकरण या पूंजीवाद का लाभ पहुंच रहा है, जबकि दूसरी तरफ बहुसंख्यक जनता गरीबी, दरिद्रता, बेरोजगारी, शोषण, अमानवीयता, उत्पीड़न आदि से पीड़ित है। इसके मूल में मार्क्स ने दो कारण बताए: अहस्तक्षेप की नीति और अत्यधिक औद्योगिकरण तथा लाभ के लिए उत्पादन। मार्क्स ने यह भी पाया है कि इससे पूर्व के युगों में भी शोषण तथा उत्पीड़न था, परंतु गरीबों की ऐसी स्थिति किसी युग में नहीं रही थी। गरीब तथा अमीर के बीच जो खाई उभरी तथा जिसके फलस्वरूप गरीबों का शोषण हुआ, इसके भी मूल में मार्क्स ने पूंजीवाद तथा लाभ की मनोवृत्ति को पाया। अपने सारे विश्लेषण तथा अध्ययन के पश्चात मार्क्स अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक सर्वहारा या श्रमिक क्रांति नहीं होगी, तब तक पूंजीवाद का अंत नहीं होगा और न ही बहुसंख्यक गरीबों को सम्मान तथा गरिमा के साथ जीने का अधिकार देंगे। वो जीवन भर गरीबों को शोषित करते रहेंगे। मार्क्स ने पूंजीवाद को बदलने या उसे नष्ट करने के लिए, अर्थात मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए, जब यूरोप के अतीत को समझना प्रारंभ किया, अंततः पाया कि समाज को बदलने के लिए संघर्ष आज ही नहीं सदैव विद्यमान रहा है और इसलिए उन्होंने कहा कि सभी ज्ञात समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अगर समाज को समझना है तो दृष्टिकोण संघर्षवादी होना चाहिए। मार्क्स पूंजीवादी यूरोप के इतिहास को समझने के क्रम में अपने ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत में देखते हैं कि आदिम साम्यवादी युग के पश्चात जैसे ही उत्पादन की प्रणाली बदली, अतिरिक्त उत्पादन अस्तित्व में आया, समाज में दो वर्ग उभरे जिन्हें स्वामी तथा दास कहा और इस युग को उन्होंने प्राचीन समाज कहा। कालांतर में जैसे जैसे उत्पादन की प्रणाली बदलती गई, वैसे वैसे समाज बदले, परंतु विभिन्न युगों में चाहे वर्गों के नाम बदलते गए, द्विवर्गीय व्यवस्था बनी ही रही, जिनमें एक संचित वर्ग हुआ और दूसरा वंचित वर्ग, जिससे मार्क्स ने बुर्जुआ और सरवारा भी कहा है। मार्क्स ने पाया कि जिस वर्ग का अधोसंरचना अर्थात अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रहा है, उसी वर्ग ने अधिसंरचना, जिसके अंतर्गत धर्म, शिक्षा, राजनीति आदि आते हैं, पर भी नियंत्रण रहा है। प्रश्न यह उठता है कि जैसे अन्य इतिहासकार या राजनीति शास्त्री मानते हैं कि इतिहास या युगों का परिवर्तन किसी मानवीय प्रयास का परिणाम रहा है या फिर इतिहास की कोई नैसर्गिक प्रक्रिया, मार्क्स ने मानवीय प्रयासों को अस्वीकार किया। इनके अनुसार भौतिक पदार्थ में अपने आप में ही एक द्वंद्व होता है जो अपना स्वरूप बदलता है। चूंकि पदार्थ चेतना का निर्धारण करती है, अतः युग भी बदलता है। मार्क्स हीगल के विचारात्मक द्वंद्वात्मक सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। इनके अनुसार चेतना स्वयं पदार्थ का सर्वोत्तम उत्पाद है। इसलिए मार्क्स का दृढ़ मत है कि पदार्थ वास्तविक है और चेतना उस पर निर्भर। मार्क्स मानते हैं कि सभी युगों में आदिम साम्यवाद को छोड़कर दोनों वर्गों में विरोधाभास का संबंध रहा है, क्योंकि दोनों के हित विरोधाभासी है। संचित वर्ग, जिसका समाज की अधोसंरचना तथा अधिसंरचना पर अधिकार है तथा उसमें व्यवस्था को बदलने की क्षमता है, वह इसलिए व्यवस्था नहीं बदलता क्योंकि वह व्यवस्था उसके हितों का पोषण करती है। वहीं दूसरी तरफ वंचित वर्ग, जो उस व्यवस्था से परेशान है, वह व्यवस्था बदलना तो चाहता है परंतु उसमें क्षमता नहीं है। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज से पूर्व दास तथा कृषि श्रमिकों के छद्म वर्ग, श्यूडो क्लास श्रेणी या क्लास इन इटसेल्फ कहा। इनकी आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियां समान थी, परंतु इनमें चेतना का अभाव था, इसलिए इनका जनबल असंगठित होने के कारण वर्ग विरोधाभास को वर्ग संघर्ष तक न ले जा सका। परंतु पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष होगा, क्योंकि यह समाज कई अर्थों में अपने अतीत के समाजों से भिन्न है। जैसे पूंजीवादी समाज में उत्पादन लाभ के लिए होता है, जबकि अतीत के समाजों में उत्पादन उपभोग के लिए।
उत्पादन का मशीनीकरण हो चुका है पूंजीवाद में, जिससे श्रमिक वर्ग के महत्व में कमी आई है। पूंजीवादी समाज में पूंजीपति तथा सर्वहारा के बीच नकद संबंध है, कैश नेक्सस है, जिससे दोनों वर्गों के बीच किसी भी प्रकार का भावनात्मक, सांस्कृतिक, परंपरात्मक संबंध नहीं है। अधिक मशीनीकरण के कारण इस युग में श्रम का अवस्तुकरण हो रहा है, जिससे श्रम की गरिमा का ह्रास हुआ है तथा श्रमिकों में अलगाव की भावना आ रही है। उद्योगपतियों में आपसी प्रतिस्पर्धा तथा लाभ प्राप्त करने की मनोवृत्ति के कारण हाशिए पर सदैव श्रमिक होता है और पूंजीपति पर जितना दबाव होगा श्रमिकों का उतना ही अधिक शोषण होगा। मार्क्स ने पूंजीवादी यूरोप में 3 वर्गों की पहचान की। सबसे पहला उन्होंने बताया भूमि का स्वामी, जिनको आप लैंडलॉर्ड कह सकते हैं, वो जो किराया प्राप्त करता है भूमि का। दूसरा है पूंजी का स्वामी, जो लाभ प्राप्त करता है। तीसरा है श्रम का स्वामी, जो वेतन प्राप्त करता है और जो अपने श्रम की कीमत पर वेतन प्राप्त करता है। पूंजीवादी समाज में भूमि के स्वामी का कोई महत्व नहीं है और इस प्रकार इस समाज में 2 ही महान वर्ग हुए हैं, पूंजी का स्वामी और श्रम का स्वामी। पूंजी के स्वामी को मार्क्स ने बुर्जुआ कहा है, जबकि श्रम के स्वामी को मार्क्स ने सर्वहारा कहा है। इन दोनों के अस्तित्व को पूंजीवादी समाज की प्रमुख विशेषता बताई है। जहां बुर्जुआ तीनों ही वर्गों को नियंत्रित करता है, वहीं सर्वहारा का अपने श्रम पर भी नियंत्रण नहीं है, क्योंकि श्रम का संचय नहीं हो सकता, इसलिए उसके श्रम पर नियंत्रण पूंजीपति अर्थात संचित वर्ग का ही है। यही उनका मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत था। मार्क्स ने पाया कि जहां एक तरफ पूंजीपति अधिकाधिक लाभ कमाना चाहता है, इसलिए वह अधिकाधिक श्रमिकों का शोषण भी करता है। इसी प्रकार पूंजीपति का लाभ और श्रमिकों का शोषण भी समानुपाती है। अधिक से अधिक लाभ कमाने की उसकी इच्छा उसे श्रमिकों से अधिक काम लेने, काम के घंटे बढ़ाने, सुविधाओं को कम करने तथा कार्य की निम्न दशाओं को रखने के लिए प्रेरित करती है। पूंजीवादी समाज की प्रतिस्पर्धा में मात्र श्रमिक ही हाशिए पर नहीं होगा, बल्कि पतित बुर्जुआ भी बड़े पूंजीपतियों के समक्ष नहीं टिकेंगे, क्योंकि उनकी अपनी पूंजी के बल पर बुर्जुआ पतित बुर्जुआओं को आर्थिक रूप से निरंतर कमजोर करेगा और इस प्रकार उनका दरिद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मार्क्स मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि सर्वहारा के आय में वृद्धि नहीं होगी, परंतु वह पूंजीपति की तुलना में और गरीब होता चला जाएगा। क्योंकि समाज में अधोसंरचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए जैसे जैसे पूंजीपति अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ बनाते जाएगा, वह अधिसंरचना को भी उतना ही अधिक अपने नियंत्रण में ले लेगा और इसकी बदौलत पूंजीपति जो चाहे वह करेगा और वही श्रमिकों की सुनवाई कहीं नहीं होगी। परंतु मार्क्स निराश नहीं है, क्योंकि अस्तित्व चिंतन को जन्म देती है। मार्क्स मानते हैं कि श्रमिकों के शोषण का स्वरूप, जीवन शैली, समस्या, उत्पीड़न, अभाव आदि का स्वरूप चूंकि एक है, इसलिए उनकी चेतना का स्तर भी समान होगा। समान चेतना का स्तर उन्हें ध्रुवीकृत होने का आधार देगी और इस युग में वंचित वर्ग स्वयं में वर्ग से स्वयं के लिए वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। वह अपने अधिकारों के प्रति जागेगा तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु संगठित और सक्रिय हो जाएगा। यह ध्रुवीकृत मात्र सर्वहारों में ही नहीं होगा, बल्कि बुर्जुआओं में भी होगा और इस प्रक्रिया में जितने भी तरल वर्ग है, जो फ्लोटिंग क्लासेस है, जैसे पतित बुर्जुआ आदि, वह सर्वहारा के खेमे में हो जाएंगे और अंततः पूरा जो महान वर्गों बुर्जुआओं तथा सर्वहारों में विभाजित हो जाएगा। अंततः खूनी संघर्ष व क्रांति होगी, जिससे विजय सर्वहारों की होगी और वह सर्वहारों को प्रेरित करते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, संघर्ष करो तथा तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय बेड़ियों के अलावा, पाने के लिए सारा संसार। रक्त रंजित क्रांति के पश्चात कुछ समय के लिए सर्वहाराओं की तानाशाही स्थापित होगी। जैसे ही व्यवस्था को ठीक किया जाएगा, वैसे ही सर्वहारा अपनी सत्ता छोड़कर आमजन में शामिल होगा और इस प्रकार साम्यवाद की स्थापना होगी। इस युग में ना कोई शोषण होगा, ना कोई उत्पीड़न, सबको अपनी रुचि के अनुसार कार्य मिलेगा और आवश्यकता अनुसार पूंजी। ना कोई वर्ग होगा, ना कोई निजी संपत्ति, पुलिस प्रशासन, संत आदि संस्थाएं समाप्त हो जाएगी और सामाजिक परिवर्तन की चक्र भी सदैव के लिए रुक जाएगा। थैंक यू।